जो घात लगाकर दुश्मनों पर हमला करना पसंद करता है। ये तो असल में एक बॉस लेवल मॉन्स्टर है। क्या हमें इतने ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर इतनी जल्दी देखने को मिल रहे हैं? ग्रिफिन खुद तो उतना डरावना नहीं था, पर जो लपटें वो सांस के साथ छोड़ता था वो असली खतरा थी। ये तब तक नहीं बुझती थीं जब तक कि अपने टारगेट को पूरी तरह जलाकर राख न कर दें। और अब हमारी रिकवरी स्किल्स भी सील हो चुकी थीं। अगर कोई इसकी लपटों की चपेट में आ गया तो वो खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा, इससे पहले कि ये आग उगले। मगर अगले ही पल ग्रिफिन के मुंह से खौफनाक लपटें निकलीं जो सीधे हंटर नैनास की तरफ जा रही थी। ये बुरा हुआ, मैं इन लपटों में घिर जाऊंगी। तभी एक आकृति उसके सामने आ गई। अगले ही पल उन दोनों को बड़ी बड़ी लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। उन लपटों के अंदर प्रेसिडेंट फुआ ने अपनी विशाल शील्ड को ऊपर उठाया और लपटों को 2 हिस्सों में बांट दिया। हंटर नैनास, ये आदमी तुम्हारा है, इसका सिर काट दो। तुम्हें इसे और लपटें उगलने से रोकना होगा। आदेश मिलते ही हंटर नैनास तुरंत मॉन्स्टर की तरफ दौड़ी। ग्रिफिन ने ये देखा और फिर से आग उगली, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह से घिर गया। मगर सिर्फ इससे नैनास को नहीं रोका जा सकता था। नैनास ने ऊंची छलांग लगाई। उसने भारी वार करते हुए ग्रिफिन के सिर पर हमला किया, पर उसने अचानक हमला टाल दिया। फिर उसने अपने विशाल पंजे को नीचे गिराने के लिए उठाया। नैनास ने तुरंत अपनी विच ब्लेड से उसे रोका। धत, मैंने सोचा नहीं था कि यह विशाल पक्षी इतना फुर्तीला होगा। तभी ग्रिफिन को अचानक खतरा महसूस हुआ। हमले से बचने के लिए वो तुरंत हवा में उड़ गया। ये प्रेसिडेंट फुआ का एक और हमला था। मुझे लगता है कि मैंने हालात को और खराब कर दिया। अब जब ये हवा में है तो इससे निपटना और भी मुश्किल होगा। ग्रिफिन हवा में भी ऊंचाई से लपटें उगल सकता था। नैनास, मेरे पीछे रहो। मगर नैनास पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े। गिल्ड मास्टर, मुझे कवर कीजिए, मैं उस आदमी को पक्का नीचे गिरा दूंगी। प्रेसिडेंट फुआ हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी विशाल शील्ड को पूरी ताकत से फेंका। नैनास ने हवा में ही शील्ड का इस्तेमाल करके फिर से छलांग लगाई। वो ग्रिफिन की पीठ पर उतर गई। उसने विच ब्लेड को उठाया और जोर से नीचे वार किया। अगले ही पल ग्रिफिन का सिर धड़ से अलग हो गया। वो जमीन पर जोर से गिरा, पर तभी उन्होंने देखा कि ग्रिफिन की लाश से लगातार डार्क मैजिक निकल रहा था। हमने आखिरकार एक बॉस लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया, पर यह डार्क मैजिक को और भी घना कर रहा है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स का लेवल जितना ज्यादा होता है, मरने के बाद वो उतना ही ज्यादा मैजिक छोड़ते हैं। युद्ध के मैदान में क्योंकि हंटर्स अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मॉन्स्टर्स पीछे धकेल रहे थे। हम ऐसे जारी नहीं रह सकते। अपनी ट्रम्प कार्ड्स निकालो। एक मैज ने एक मैजिक स्क्रॉल निकाला और उसमें से एक मैजिक सर्कल दिखाई दिया। शक्तिशाली फोर्स ने तुरंत मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मगर मैजिक स्क्रॉल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजें थीं जो इस्तेमाल के तुरंत बाद गायब हो जाती थीं। बहुत बढ़िया, वो पावर अविश्वसनीय थी। बहुत जल्दी खुश मत हो, मेरे पास ज्यादा मैजिक स्क्रॉल नहीं बचे हैं। तभी उनके पीछे एक लाल कपड़े पहने हंटर को अचानक खून की उल्टियां हुईं और वो दर्द से तड़पने लगा। एकानागा मदद करना चाहता था, पर अगले ही पल उसे भी दर्द के साथ खून की उल्टियां हुईं। ये क्या हो रहा है? ये प्रदूषण है। हम जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते हैं, उनकी लाशों से उतना ही ज्यादा डार्क मैजिक निकलता है। अब हम मैजिक पॉइजनिंग से पीड़ित हो रहे हैं। बहुत बुरा हुआ कि तुम लोगों को इसका एहसास अब जाके हुआ। बहुत देर हो चुकी है। इस डार्क सबस्पेस में हर मॉन्स्टर में एक डार्क ऑरा भरा हुआ है। जब वो मरते हैं तो वो दूषित मैजिक छोड़ते हैं। तुम लोगों ने सोचा था कि उन्हें मारकर तुम लोग सुरक्षित हो जाओगे, पर उनकी मौतें आखिरकार तुम्हें ही मार देंगी। मजे करो। इस सबस्पेस के अंदर अभी भी अनगिनत मॉन्स्टर्स हैं। इकानागा इस सीन को देखकर हताश हो गया। क्या द्वीप राष्ट्र खत्म हो गया है? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। खड़े हो जाओ, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। सोनो का ग्रुप बड़े और छोटे बैग्स के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा। इकानागा सोनो को यहां देखकर हैरान हो गया और वो बार बार पूछने ही वाला था। सोनो ने जल्दी से उसे एक हीलिंग पोशन दिया। पहले इसे पी लो। चिंता मत करो, अब से सब कुछ हम पर छोड़ दो। इकानागा को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये अभी भी वही सोनो है जिसे मैं जानता हूं? सोनो ने अपना सिस्टम पैनल। सबसे पहले मुझे इस भयंकर डीबफ से निपटना है। CTRL जोड़ ई मैजिक इन्फिनिट कॉपी। अगले ही पल मेरे चारों ओर से अनगिनत मैजिक निकलने लगा। हंटर्स जो मैजिक से चार्ज हो गए थे, उन्होंने पाया कि वे अपनी स्किल्स का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट फुआ ने भी अपने आसपास के बदलावों को महसूस किया। भले ही सबस्पेस का डीबफ गायब नहीं हुआ था, पर इस लगातार मैजिक सप्लाई ने हंटर्स को मुश्किल से ही सही, पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। ये बड़े पैमाने पर मैजिक का आउटपुट अविश्वसनीय है। एल्फ आदमी इस विशाल मैजिक पावर से हैरान था। इतना ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करके सबस्पेस के डीबफ को ऑफसेट करना, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये CTRL जोड़ ई है? मगर मॉन्स्टर्स की भारी संख्या की भरपाई इतनी जल्दी नहीं की जा सकती थी। सोनो की टीम बैग्स लेकर फ्रंट लाइंस में और अंदर तक जाती रही। तभी सबके सामने विशाल मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप दिखाई दिया। क्या हम बहुत पास आ गए हैं? चिंता मत करो, बैग्स में जो कुछ भी है उसे बाहर निकालो। बाकी लोगों ने तुरंत अपने बैग्स खोले। अनगिनत गोल बॉल्स बाहर लुढ़क गईं। पास के हंटर्स हैरान होकर देखने लगे। ये लोग क्या कर रहे हैं?
जाओ मेरे मिनियंस, उन सबको खत्म कर दो। जो गोल बॉल्स अभी जमीन पर बिखरी हुई थीं वो अचानक छोटे गारगॉयल्स में बदल गईं। उन्होंने मॉन्स्टर्स पर हमला कर दिया। हालांकि पहले कुछ को मॉन्स्टर्स के हमलों ने चकनाचूर कर दिया। धत, इतने सारे गारगॉयल्स के बावजूद ये काम नहीं कर रहा है। पर तभी छोटे गारगोयल्स का एक ग्रुप मॉन्स्टर की बाह पर चढ़ गया। उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पर हमला किया। उन्होंने उसे सीधे नीचे गिरा दिया। तो अगर बहुत सारी चींटियां हों तो वे भी एक हाथी को मार सकती हैं। बस ऐसे ही गारगोयल्स की मदद से इन विशालकाय जानवरों को हराना बहुत आसान हो गया। जल्द ही मेरे गारगोयल्स इवॉल्व हो गए। लेवल 3 स्किल 1 आपकी इमेज के आधार पर पपेट्स बना सकता है। पहले बनाए गए पपेट्स को फिर से बनाया जा सकता है। स्किल 2 पपेट आर्मर पूरे शरीर को ढकने वाले स्टोन आर्मर में बदल सकता है। स्किल 3 बनाए गए पपेट्स के साथ सेंसरी विजन और हियरिंग शेयर कर सकता है। इफेक्टिव रेंज फंक्शनल है। स्किल 4 पपेट्स को खास कमांड दे सकता है। इस जानकारी को देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने तुरंत सभी गारगॉयल्स को एक साथ इकट्ठा होने का आदेश दिया। उन्होंने बदलना और आपस में जुड़ना शुरू कर दिया। बाहर आओ मेरे कंबाइंड बीस्ट। जमीन से एक विशाल पत्थर का ड्रैगन उठा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे आसमान में उड़ गया। बाकी हंटर्स इस सीन को अविश्वास के साथ देख रहे थे। क्या मुझे चीजें गलत दिख रही हैं? गारगोयल सच में एक उड़ता हुआ ड्रैगन बन गया। आसमान में मौजूद दूसरे ड्रैगन्स ने तुरंत पत्थर के ड्रैगन को देखा। उन्होंने पत्थर के ड्रैगन पर विशाल लपटें छोड़ी। एक पल में पत्थर का ड्रैगन आग से घिर गया। उसने तुरंत अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। ये देखकर ड्रैगन्स तेजी से पत्थर के ड्रैगन की तरफ उड़े। उन्होंने सीधे पत्थर के ड्रैगन के सिर पर वार किया। वो जमीन पर जोर से गिरा और तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही बाकी लोगों को उस पर अफसोस हुआ, वो टुकड़े छोटे पत्थर के ड्रैगन्स में बदल गए। वो एक साथ इकट्ठा हुए और आसमान में मौजूद ड्रैगन पर हमला किया। आसमान में मौजूद ड्रैगन ने ये देखा। उसने फिर से तेज लपटें छोड़ीं। जिस पल छोटे पत्थर के ड्रैगन्स लपटों में घिरे, उनके शरीर तेजी से घूमने लगे, जिससे सारी लपटें अलग हो गईं। अगले ही पल सभी छोटे पत्थर के ड्रैगन्स लपटों से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत ड्रैगन को भेद दिया। छोटे पत्थर के ड्रैगन की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जल्द ही उन्होंने आसमान में मौजूद सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दिया। इस भारी मात्रा में मिले एक्सपीरियंस ने मुझे तुरंत कई बार लेवल अप कर दिया। आसपास के हंटर्स इस सीन को देखकर सदमे में थे। अब हम जमीन पर मौजूद मॉन्स्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं। ऑटो हंट मोड एक्टिवेट करो। उनके बगल में लुकास जमीन पर पड़े ड्रैगन के अवशेषों को सदमे में देख रहा था। क्या ये CTRL जोड़ ई की असली पावर है? ऐसा लगता है कि इसने श्राप की पावर को भी पार कर दिया है। क्या श्राप शुद्ध हो गया है? तभी सोनो उसके पीछे दिखाई दिया। लुकास ये पूछना चाहता था कि सबस्पेस किसने खोला, लेकिन लुकास अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता था और उसने चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें धोखा देने से मना कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं, असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई है। तभी उनके नीचे की जमीन टूटने लगी। जमीन से अनगिनत बेलें फूट पड़ीं। सोनो तुरंत उनमें लिपट गया। लुकास किस्मत वाला था कि वो बच गया। हालांकि वो बेलें हार नहीं मान रही थीं और उन्होंने फिर से लुकास पर हमला किया। दोबारा बचने के बाद उसने तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड निकाली और इसे शुद्ध करने की प्लानिंग की। पर अचानक उसके हाथ और पैर बंध गए। फिर उसका पूरा शरीर निगल लिया गया। पूरा इलाका बेलों से ढक गया। धत, ये कैसी बेलें हैं? और ये हिलती रहती हैं। इन्हें कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा। ऊपर देखने पर उसने एक एल्फ आदमी को हवा में तैरते हुए देखा। एक एल्फ हमारे डायमेंशन में क्यों आएगा? मास्टर शिरवाकी पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे, लेकिन पाया कि उनकी ब्लैक लाइटनिंग उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। क्या तुम नहीं समझते? मैं पहले ही डार्क मैजिक के करप्शन पर काबू पा चुका हूं। ऐसे उसने मास्टर शिरवाकी पर हमला किया। जब तलवार की नोक पर मौजूद ब्लैक मैजिक शील्ड से टकराया तो शील्ड तुरंत घुल गई। वो पूरी तरह से टूट गई। हालांकि शिरवाकी तुरंत पीछे हट गए, फिर भी उनके चेहरे पर एक घाव बन गया। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसके चारों ओर डार्क मैजिक और भी घना हो गया था। वो इतने भारी मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर पाया? मुझे शक है कि मेरी ब्लैक लाइटनिंग उसके द्वारा सोख ली गई। अगले ही पल कुरासाकी ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया। एक विशाल तलवार की एनर्जी एरीज और शिरवाकी की तरफ बढ़ी। दोनों जल्दी से साइड में हट गए। इस वार ने सीधे बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब मेरी आगे तुम्हारी नश्वर स्किल्स मेरे सामने बेकार हैं। जैसे ही कुरासाकी फिर से हमला करने वाला था, एरीज ने तुरंत आइस मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने कुरासाकी को जमीन पर जमा दिया। शिरवाकी को हैरानी हुई। क्या सबस्पेस का डीबफ गायब हो गया है? अब तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, ये शायद सोनो के इन्फिनिट मैजिक का असर है। मैं अभी अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं। वो उसे रोकने के लिए काफी है। जैसे ही कुरासाकी का मैजिक फूटा, उसके नीचे की बर्फ के ब्लॉक्स तुरंत टूट गए। एरीज फिर से वही तरकीब इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुरासाकी फिर से जमने वाला था, वो जल्दी से हवा में कूद गया और उन पर हमला कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फंसा सकते हो? मैं ब्लड टावर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूं। इस मुश्किल समय में एरीज ने तुरंत एक मैजिक बैरियर एक्टिवेट किया।
शायद तुम नहीं जानते, मेरा डार्क मैजिक साधारण मैजिक को सोख सकता है और मजबूत हो सकता है। अगले ही पल मैजिक बैरियर घुलने और गायब होने लगा। ये देखकर एरीज ने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक मैजिक स्क्रॉल निकाला। उसने उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। अंदर की मैजिक रूइंस ने तुरंत एक नया बैरियर बना दिया। क्या तुम अपनी मौत की कगार पर स्ट्रगल कर रहे हो? कुरासाकी ने फिर से सोखने की प्लानिंग करते हुए तुरंत अपनी तलवार को भौंकने के लिए उठाया। अगले ही पल बैरियर तुरंत टूट गया। किस्मत से शिरोआकी ने समय पर एरीज के सामने आकर उसे ब्लॉक कर दिया। उसने कुरासाकी पर ब्लैक लाइटनिंग छोड़ी। कुरासाकी ने उसे रोकने के लिए तुरंत अपनी तलवार उठाई। ये देखकर एरीज ने फिर से आइस मैजिक का इस्तेमाल किया। अनगिनत बर्फ की नुकीली चीजें कुरासाकी की तरफ बढ़ीं। उन्होंने उसे तुरंत फंसा लिया। मुझे बताओ, तुम्हें शैडो मूवमेंट स्किल कहाँ से मिली? वरना मैं तुम्हें मरने की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम बस इसी के लिए मेरा पीछा करते हुए यहां तक आए थे? क्या तुम जानते हो, मैंने लुकास से कुछ दिलचस्प बातें सुनी। फिर कुरासाकी का मैजिक उसके चारों ओर फूट पड़ा। बड़ी मात्रा में मैजिक ने शिरोआकी को जल्दी से अपनी चपेट में ले लिया। जब शिरोआकी ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक गुफा में पाया। उसके नीचे एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो उसका मैजिक पॉइजनिंग से पीड़ित भाई था, नैनास। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ एल्फ आदमी लुकास के पास आया। उसने उसके हाथ से होली स्वॉर्ड ले ली। मुझे लगा था कि इसे पाने में मुझे बहुत समय लगेगा। तुम शुरुआत से ही नहीं। तुम्हारी CTRL जोड़ F एबिलिटी भी जरूरी है। वो मुझे CTRL जोड़ C को जल्दी से ढूंढने में मदद कर सकती है। अगर होली स्वॉर्ड की पावर CTRL जोड़ C के साथ मिल जाए तो मैं अपनी दुनिया को बचा पाऊंगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एल्फ की दुनिया में कुछ एल्फ श्रापित हैं और मैं उनमें से एक हूं। माइकल, तुम भी श्रापित हो, तो तुम कंट्रोल जोड़ C को चुराना चाहते हो। दुर्भाग्य से मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, पर मैं दूसरे डायमेंशन से श्राप नहीं सोख सकता। असली प्लानिंग ये थी कि माइकल तुम्हें मार दे ताकि तुम्हारा श्राप उसे ट्रांसफर हो जाए। ये सुनकर लुकास बहुत गुस्से में आ गया। तो उन्होंने शुरुआत से ही उसे छोड़ने की प्लानिंग कर रखी थी। तभी माइकल के पीछे से एक आवाज आई। मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिलचस्प सुना। सोनो अचानक पीछे से दिखाई दिया। उसने अचानक हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसे बेलों ने रोक दिया। तो तुमने शैडो मूवमेंट स्किल की कॉपी बना ली। उसने सोनो पर हमला करने के लिए बेलों को मोड़ा। ये तुम हो, है ना, जिसने सबस्पेस खोला और इस शहर को तबाही में धकेल दिया। CTLS 5 जाइंट किंग स्पाइडर सिल्क। तुरंत अनगिनत स्पाइडर सिल्क ने माइकल को घेर लिया। क्या ये तुम्हारी श्रापित कॉपिंग स्किल है? कितनी बेतुकी बात है। माइकल के शरीर से कई बेलें उसे बचाने के लिए निकल आईं। ऐसी चीजें मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगले ही पल स्पाइडर सिल्क में अनगिनत नुकीली चीजें उगाईं। फिर वो लगातार मुड़ी और बेलों के चारों ओर सिकुड़ती गईं। जल्दी ही उसने उन्हें कुचल दिया। जैसे ही बेलें टूटी, माइकल पीछे कूद गया। तुमने सिर्फ स्किल्स को जोड़ा ही नहीं, उन्हें मजबूत भी किया है। क्या ये सबसे मजबूत श्राप है? सोनो उसके पीछे फिर से टेलीपोर्ट हो गया। मेरी स्किल से डर गए? सोनो के हमले को फिर से टाल दिया गया। हाँ, पर इससे मैं इसे और भी ज्यादा चुराना चाहता हूं। ठीक यही मैं कहना चाहता था। सोनो ने जल्दी से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। CTL जोड़ C, सबस्पेस की तलाश करो। कोई कॉपी करने योग्य वस्तु नहीं मिली। सोनो को यकीन नहीं हुआ। दुर्भाग्य से तुम मुझसे कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। माइकल ने मुझ पर हमला करने के लिए बेलों को मोड़ा। मैं फिर से उनमें लिपट गया। बगल में मौजूद लुकास पहले ही बेलों से आजाद हो चुका था। ये बुरा हुआ। होली स्वॉर्ड के दमन के बिना मैं अब CTRL जोड़ F शार्प को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुरंत भारी जानकारी उसके दिमाग में भर गई। सोनो के प्रेत और माइकल के प्रेत के बीच एक एनर्जी लिंक है। वे आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? क्या ये सबस्पेस से जुड़ा हुआ है? क्या ये हो सकता है? सोनो के लिए माइकल की स्किल को कॉपी करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस बीच युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ कुरासाकी बर्फ की नुकीली चीजों को तोड़ चुका था। मास्टर शिरोसाकी अभी भी इल्यूजन में डूबे हुए थे और विरोध नहीं कर पा रहे थे। तो अब मुझे बस इस मैच को मारना है और मैं जीत जाऊंगा। उसने एरीज की तरफ हमला किया। एरीज ने उसे रोकने के लिए जल्दी से एक बर्फ की दीवार का इस्तेमाल किया, पर वो तुरंत टूट गई। जैसे ही भारी मैजिक ने उसे घेर लिया, एरीज जल्दी से पीछे हटा। भागना बेकार है, बस आज्ञाकारी बनकर मर जाओ। तभी एरीज का मैजिक बदल गया। सिर्फ वही लोग सच में शक्तिशाली होते हैं जो एक चीज में माहिर होते हैं। मैं तुम्हारी तरह किसी से कैसे हार सकता हूं? कुरासाकी ने अचानक देखा कि आसमान काला हो गया था। ऊपर देखने पर उसने आसमान से एक विशाल आइसबर्ग को गिरते हुए देखा। उसकी खौफनाक पावर ने पूरी सड़क को तबाह कर दिया। क्या तुम पागल हो? शहर के बीचों बीच ऐसी चीज गिरा रहे हो? मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूं। फिर कुरासाकी ने पाया कि उसका शरीर फिर से जम गया था। चिंता मत करो, यहाँ के साधारण निवासियों को पहले ही खाली करवा लिया गया है। अब मास्टर शिरोआकी के गुस्से का इंतजार करो। तभी कुरासाकी को एहसास हुआ, आसमान में शिरोसाकी पहले ही इल्यूजन से आजाद हो चुके थे। तुमने ऐसा कैसे किया? क्या तुमने पाताल को सोख लिया? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खुद विदा करूंगा। उसने एक खौफनाक हमला किया।
उसने उसे सीधे भेद दिया। हालांकि मास्टर शिरोसाकी की आंखों में अब एक अजीब सा लुक था। क्या तुम्हारे पास अब भी उससे कोई सवाल नहीं है? अब कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे पहले ही मिल चुकी है। मुझे पाताल में भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने पाताल में डार्क मैजिक की लत से उबरने के तरीके के बारे में एक संकेत खोजा। पर अब पहले सोनो की तरफ चलते हैं। तो तुमने पाताल में ठीक ठीक क्या देखा? मुझे जीत की उम्मीद मिली। सोनो की तरफ लड़ाई जारी रही। सोनो तुरंत गायब हो गया, फिर माइकल के पीछे अपनी तलवार घुमाते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसके हाथ में मौजूद होली स्वॉर्ड ने उसे रोक दिया। तुम्हारी टेलीपोर्टेशन स्किल बहुत परेशान करने वाली है, मुझे इसे सील करने दो। उसने सोनो के पैरों की तरफ होली स्वॉर्ड को घुमाया। तुरंत नीचे की परछाइयां गायब हो गईं। लो, अब तुम और टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। अगले ही पल माइकल ने सोनो को फिर से घेरने के लिए बेलों को मोड़ा। सोनो बच नहीं पाया और उलझ गया। माइकल ने वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। सोनो बस जल्दबाजी में रोकने के लिए एक तलवार उठा पाया, हालांकि उसकी लंबी तलवार टूट गई। अरे नहीं, लगता है कि साधारण तलवारें काम नहीं करेंगी। CTRLP5 किशिया ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। सोनो ने तुरंत अपना सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड बाहर निकाला। एक ही वार ने उसे बांधने वाली बेलों को तोड़ दिया। तलवार की विशाल रोशनी सीधे माइकल की तरफ बढ़ी। धुआं हटने के बाद उसने अचानक इस वार को पकड़ लिया। किशिया ड्रैगन स्वॉर्ड की पावर सच में खौफनाक है। होली स्वॉर्ड के बिना यह खतरनाक होता। ये मत सोचना कि यह खत्म हो गया है। सोनो ने अपनी तलवार उठाई और ऊंची छलांग लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे वार कर पाता, माइकल के पीछे अचानक एक पोर्टल दिखाई दिया और उसका शरीर उसमें गायब हो गया। सोनो का वार खाली चला गया। तभी होली स्वॉर्ड के साथ फिर से पोर्टल दिखाई दिया। एक ही वार ने सोनो को भेद दिया। भले ही तुम्हारी लेवल तलवार की वजह से बढ़ गई, पर तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस अभी भी कम है। धत, मैंने सोचा नहीं था कि सबस्पेस का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए किया जा सकता है। मैं इसकी कॉपी कैसे कर सकता हूं? सोचते हुए सोनो ने एक हीलिंग पोशन निकाला। उसने उसे जल्दी से पी लिया। हाईले हीलिंग पोशंस बाहरी घावों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, पर अंदरूनी नुकसान की मरम्मत नहीं कर सकते। ये पोशंस दिव्य पावर से बने हैं, इसलिए ये होली स्वॉर्ड से हुए नुकसान को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। देखते हैं तुम और क्या कॉपी कर सकते हो। कुछ भी नहीं बचा है, पर लगता है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बात खत्म की, हेलफायर सीधे माइकल की तरफ बढ़ा। धत, ये कौन है? विशाल पावर ने माइकल के हाथ से सीधे होली स्वॉर्ड गिरा दी। वो सीधी उड़ती हुई पास की जमीन में जा धंसी ताकि हेलफायर को रोक सके। माइकल ने इसे रोकने के लिए तुरंत बेलों को बुलाया। वो मुश्किल से ही इसे रोक पाया। यह हंटर नैनास थी, जो ठीक समय पर आई थी। क्या तुम ठीक हो? बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सही समय पर आई। तुम्हारे गार्गोयल्स की वजह से ज्यादातर मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। मास्टर ताकुची भी रास्ते में है। इस पल पास में मौजूद होली स्वॉर्ड लुकास के हाथ में वापस आ गई। माइकल, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। भले ही तुम्हारी लपटें प्रभावशाली हैं, पर वो कितने समय तक टिक सकती हैं? उसने नैनास पर हमला करने के लिए कई बेलों को मार डाला। मेरी हेलफायर तुम्हारी टूटी हुई पेड़ की जड़ों से नहीं डरती। क्या ऐसा है तो तुम इससे कैसे निपटोगी? अगले ही पल हंटर नैनास के चारों ओर अचानक अनगिनत बेलें उगाईं। उन्होंने उसे तुरंत घेर लिया। इस सिचुएशन में हेलफायर का इस्तेमाल करने से सिर्फ नुकसान ही होता। हालांकि अगले ही पल सभी बेलों को विच ब्लेड से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। मैं सिर्फ हेलफायर नहीं जानती। जब माइकल ने नैनास पर ध्यान दिया तो सोनो ने मौका देखकर उसके पीछे टेलीपोर्ट करके अचानक हमला किया। एक विशाल वार ने तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन फिर से उसने सबस्पेस का इस्तेमाल करके हमला टाल दिया। लगता है कि तुम सबसे निपटने के लिए मुझे सीरियस होना पड़ेगा। उसने अपनी बाँह हिलाई। नैनास और सोनो के नीचे की जमीन टूटने लगी। जमीन से फूलों की कलियां निकलीं, जो लगातार डार्क मैजिक छोड़ रही थीं। ये देखकर हंटर नैनास ने तुरंत हेलफायर का इस्तेमाल किया। वो उन सबको जलाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही फूल जले और ज्यादा डार्क मैजिक फैल गया। इन फूलों द्वारा छोड़ा गया मैजिक पोल्यूशन ट्री से 10 गुना ज्यादा है। एक बार जब तुम इसे छू लोगे तो तुम दूषित हो जाओगे। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तुम इस पर हमला करते हो तो इसके स्पोर्स और भी फैल जाएंगे। धत, मुझे होली स्वॉर्ड की कॉपी चुननी चाहिए थी और शैडो मूवमेंट को छोड़ देना चाहिए था। इस मुश्किल समय में पास में मौजूद लुकास ने होली स्वॉर्ड की स्किल को एक्टिवेट किया। उसने तुरंत आसपास के मैजिक को शुद्ध कर दिया। सोनो और नैनास ने उसे हैरानी से देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लुकास उनकी मदद करेगा। इस एक्शन ने तुरंत माइकल को गुस्सा दिला दिया। उसने बेलों को हमला करने के लिए मोड़ा। तुमने पहले मुझे धोखा दिया, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। जैसे ही लुकास ने अपना हमला जारी रखा, उसने जल्दी से मिसाइल पे क्लोज इन किया। स्वॉर्ड टेक्निक, प्रेयर थ्रस्ट। अनगिनत तलवार की रोशनी उसके दुश्मन की तरफ बढ़ी, लेकिन मिसाइल की बेलों ने उन्हें रोक दिया, फिर धीरे धीरे सबस्पेस में धकेल दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम होली स्वॉर्ड की पावर से मुझे हरा सकते हो? ये कितना भोलापन है। तो आमतौर पर हाँ, पर मैंने पता लगाया कि तुम्हारा सबस्पेस डार्क स्पिरिट का हिस्सा है ना? मुझे हैरानी है कि जब होली स्वॉर्ड इसे भेद देगी तो क्या होगा।
अगले ही पल होली स्वॉर्ड ने उसके पीछे मिसाइल के सबस्पेस पर वार किया। मिसाइल ने तुरंत बेलों को लुकास पर हमला करने के लिए कंट्रोल किया, जिससे वो पास के एक इलाके में उड़ गया। हालांकि सबस्पेस में अभी भी शीशे की तरह दरारें दिखाई दे रही थीं जो टूटने वाली थी। नैनास ने मौका देखकर अपनी ब्लेड के साथ आगे बढ़ी। लगता है कि तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। मिसाइल अब घबरा गया था। हेलफायर से टकराना बहुत परेशानी वाला काम होता। उसने तुरंत हेलफायर को रोकने के लिए बेलों को कंट्रोल किया, लेकिन खौफनाक लपटों ने उन्हें जल्दी से भस्म कर दिया। सामने धधकती आग को देखकर, जिसके अंदर कोई हलचल नहीं थी, ऐसा लगा कि दुश्मन या तो मर चुका था या बुरी तरह से घायल था। इस पल बगल में मौजूद लुकास ने सोनो से पूछा, तुम मिसाइल के सबस्पेस की कॉपी नहीं कर सकते, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका सबस्पेस एक स्किल नहीं है। ये होली स्वॉर्ड जैसी एक चीज है। सबस्पेस को दूसरे डायमेंशन से जोड़ना। मिसाइल दूसरे डायमेंशन से आया हुआ एक एल्फ है, तो फिर वो हमारी दुनिया में इतने लंबे समय तक कैसे रह सकता है? जहां तक मुझे पता है, दूसरे डायमेंशन में लंबे समय तक रहने के लिए भारी मात्रा में मैजिक पावर की जरूरत होती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे शक है कि मिसाइल किसी चीज पर निर्भर करता है और सबस्पेस का इस चीज से जुड़ा होना बहुत मुमकिन है। मैं समझा। क्योंकि मैंने इस चीज को छुआ नहीं है, मैं सबस्पेस की कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे तुम अचानक सहयोग करने के लिए क्यों तैयार हो गए? मैं पहले तुम्हें मारना चाहता था, पर जब मैं उन दूषित पेड़ों ने मुझे पकड़ लिया था तो तुमने मुझे नहीं मारा था। अगर तुमने मुझे मारा होता तो तुम्हें मेरी श्राप स्किल मिल सकती थी। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं स्किल किलर नहीं बनना चाहता। नैनास, जो उनकी बातचीत सुन रही थी, बहुत हैरान थी। क्या कॉपी? कौन सी श्राप स्किल? और तुम्हारे पास किशिया ड्रैगन स्वॉर्ड कैसे है? क्या तुमने उसे एरीज को वापस नहीं दिया था? यह अजीब था। सोनो को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। तभी हेलफायर से अजीब आवाजें आईं। जमीन से विशाल बेलें निकलीं, जिन्होंने तुरंत लपटों को बुझा दिया। मिसाइल घावों से भरा हुआ बेलों पर खड़ा था। मैंने असल में माइकल के आने से पहले तुम्हारे साथ यूं ही खेलने की प्लानिंग की थी, पर मैंने अभी भी तुम्हारी ताकत को कम आंका। असली लड़ाई अब शुरू होती है। तुरंत कई शाखाओं ने सोनो और बाकी लोगों पर हमला किया। ये देखकर सब लोग जल्दी से बच गए। सोनो ने नैनास से उसकी आंखों को ब्लॉक करने के लिए लपटों का इस्तेमाल करने के लिए कहा। आदेश मिलने पर नैनास ने तुरंत हेलफायर का इस्तेमाल किया, जिससे तुरंत आग की एक ऊंची दीवार बन गई। मैंने तुरंत पेड़ के तने पर छलांग लगाई। CTRL जोड़ C, दूषित वर्ल्ड ट्री की शाखा की कॉपी कर रहा हूं। वर्ल्ड ट्री का एक तिहाई हिस्सा रखने वाला बीज यूजर के शरीर में कॉपी हो गया है, जिसे सूख कर उगाया जा सकता है। फूल खिलने पर वर्ल्ड ट्री का लाइफ ब्लेसिंग मिलेगा। जिन यूजर्स के पास वर्ल्ड ट्री का एक तिहाई बीज है, अगर उनकी हेल्थ 15% से नीचे जाती है तो वो इस स्किल को जबरदस्ती सोख लेंगे और वर्ल्ड ट्री की शाखाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि मिसाइल हार मानने वाला है। अगले ही पल सोनो ने तुरंत वर्ल्ड ट्री की शाखाओं का इस्तेमाल किया। जमीन से सुनहरी शाखाएं उठीं। मिसाइल ने इस सीन को सदमे में देखा। उसके शरीर पर मौजूद काली शाखाएं लगातार गायब हो रही थीं। धत, उस आदमी ने दूषित वर्ल्ड ट्री की सच में कॉपी कर ली। लुकास ने इस मौके का फायदा उठाया और ऊंची छलांग लगाई। मिसाइल को मौका मिलने पर खत्म करना चाहता था। ये देखकर मिसाइल ने तुरंत हमला करने के लिए शाखाओं को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वर्ल्ड ट्री की शाखाएं बेकार थीं। मुश्किल समय में मिसाइल हमले से बचने के लिए जल्दी से नीचे झुक गया। हालांकि वो पूरी तरह से बच नहीं पाया। उसकी छाती पर तलवार का एक गहरा घाव आ गया। धत, मैंने इतनी दयनीय हालत की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वो भागने के लिए सबस्पेस को बुलाना चाहता था, CTRL जोड़ C ने एक साथ स्पाइडर सिल्क और शाखाओं का इस्तेमाल करके उसे कसकर बांध दिया। मिसाइल ने अपने दांत पीसे। एक बार जब एल्व्स डायमेंशंस पार कर लेते हैं तो वे भी मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, और मेरा फर्ज मॉन्स्टर्स से निपटना और नागरिकों की रक्षा करना है। हंटर नैनास ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया। खौफनाक हेलफायर ने तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लिया। मिसाइल सिर्फ उसके अंदर दर्द से करा सकता था। मुझे हैरानी है कि यह भी तुम्हें नहीं मार पाया। तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। मैं तुम्हारी दुनिया को हमारी दुनिया जैसा बना दूंगा। अगले ही पल मिसाइल के पीछे एक बहुत बड़ा स्थानिक दरार दिखाई दिया। उसे जल्दी से रोको। अगर वो कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। सोनो ने इस विशाल स्थानिक दरार को देखा और तुरंत समझ गया कि यह सबस्पेस की मेन बॉडी थी। इस मौके को हाथ से जाने न देने के लिए सोनो तेजी से मिसाइल की तरफ दौड़ा। सुनहरी रोशनी ने तेज तलवार को लपेटा और जबरदस्त पावर के साथ एक ही वार में उसे भेद दिया। वो मिसाइल के साथ सबस्पेस में घुस गया। इस सीन ने नैनास और लुकास दोनों को बिना रिएक्शन दिए छोड़ दिया। सबस्पेस में सोनो ने सफलतापूर्वक यहां एंट्री कर ली। चारों तरफ घोर अंधेरा था जो खाली लग रहा था। सोनो तुरंत नीचे बैठ गया और कॉपी स्किल का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। CTRL जोड़ C, सबस्पेस की कॉपी कर रहा हूं। यह दूसरे डायमेंशन से जुड़ा हुआ एक आइटम है। पूरी तरह से कॉपी नहीं किया जा सकता। इसने सोनो को हैरान कर दिया। क्या इसे कॉपी किया जा सकता है या नहीं? टारगेट के शरीर से डार्क सबस्पेस को जबरदस्ती अलग कर रहा हूं। इस स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए एक डायमेंशन की जरूरत है। सोनो ने जल्दी से चाबी निकाली और पाया कि इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है।
CTRL जोड़ C लेवल 3 में अपग्रेड हुआ। CTRL+5 लेवल 5 में अपग्रेड हुआ। अब सभी कॉपी किए गए आइटम्स और स्किल्स को सबस्पेस में स्टोर किया जा सकता है, जो कंपैटिबिलिटी के प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करता है। बहुत बढ़िया। अब मैं होली स्वॉर्ड की कॉपी कर सकता हूँ। इस पल बगल में मौजूद मिसाइल अपनी कहानी बताने लगा। मेरा होमलैंड और ग्रीस दोनों खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। इस सबस्पेस को गिरे हुए एल्फ किंग से चुराया गया था, तो पूरी तरह से सबस्पेस पाने के लिए मुझे उसे हराना होगा। उसे हराना होगा। उसने अकेले ही मेरे होमलैंड को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। इससे पहले कि वो मुझे मार पाता, किस्मत से डायमेंशनल डोर खुल गया और मैं मुश्किल से बच पाया। इस डायमेंशन में आकर मैंने इस सबस्पेस को लाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। रुको, तुमने इसे एक आइटम में कैसे बदला? मैंने उस डायमेंशन के श्राप का इस्तेमाल किया। इसने तुरंत सोनो को हैरान कर दिया। दूसरे डायमेंशन में भी श्राप हैं। मेरे श्राप बदल जाते हैं। जब मुझे पता चला कि इस डायमेंशन में भी श्राप हैं, मैं तुम्हारी तरह ही हैरान था, पर मैं इस दुनिया से श्राप नहीं सोख सकता। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हारा कंट्रोल P उनकी कॉपी कर सकता है। तो तुम्हारा असली टारगेट मेरा श्राप है। अगर माइकल तुम्हें मारता है तो कंट्रोल जोड़ A दबाता है। मैं तुरंत दोनों दुनिया को जोड़ने वाला डायमेंशनल डोर खोल दूंगा। एल्फ किंग ग्रामर यहां उतर जाएगा। अगर साइगॉन नहीं होता तो हम 15 साल पहले कामयाब हो गए होते। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मरने वाले हो। जैसे ही सोनो हैरान था, एक विशाल पंजे ने उस पर हमला किया। किस्मत से सोनो ने जल्दी से रिएक्शन दिया और मुश्किल से तबाही से बच गया। सोनो ने अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर को डर से देखा। यह असल में एक विशाल ड्रैगन था। यह सबस्पेस में क्या कर रहा है? यह आदमी आसान नहीं लगता। अगर ये चीज़ बाहर निकल गई तो हम खत्म हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस बड़े आदमी के हमलों से बचता रहा, एक शानदार रोशनी ने ड्रैगन के आगे बढ़ने को रोक दिया। मैंने लुकास के भी यहां आने की उम्मीद नहीं की थी। तुमने पहले ही सबस्पेस की कॉपी कर ली होगी, है ना? इस ड्रैगन को मिसाइल ने अंदर लाया था। इसे राक्षसी एनर्जी ने दूषित कर दिया है। इसे मेरे लिए छोड़ दो। तुम जल्दी से बाहर निकलो और सबस्पेस को बंद करो। हालांकि जैसे ही उसने बात खत्म की, ड्रैगन होली स्वॉर्ड के बंधन से आज़ाद हो गया, जिससे लुकास जोर से उड़कर दूर जा गिरा। वो बेहोश हो गया और उसके हाथ में मौजूद होली स्वॉर्ड भी गिर गई। ये देखकर सोनो ने तुरंत स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और लुकास की तरफ शूट हुआ। इस बीच बाहर की दुनिया में हंटर नेनास को एक एक्सपीरियंस नोटिफिकेशन मिला, पर उसने अभी अभी सिर्फ मिसाइल के साथ लड़ाई की थी, किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा था। तो दूसरे डायमेंशन से आए लोग सच में मॉन्स्टर्स की तरह माने जाते हैं। इस समय सभी हंटर्स धीरे धीरे यहां पहुंच गए और अपने सामने मौजूद स्थानिक दरार को देखकर इस पर चर्चा कर रहे थे कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि इस पल दरार ने अजीब एक्टिविटी दिखानी शुरू कर दी। सबस्पेस से एक विस्फोट की आवाज आई और दो आकृतियां बाहर निकलीं। वो सोनो और बेहोश लुकास थे। अपने चारों ओर हैरान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए मैं फिर से स्पेस एंट्रेंस की तरफ भागा। मुझे उस मॉन्स्टर के बाहर आने से पहले सबस्पेस को बंद करना होगा। जैसे ही मेरी स्किल एक्टिवेट हुई, सबस्पेस का एंट्रेंस लगातार सिकुड़ रहा था। हालांकि जैसे ही वो बंद होने वाला था, एक सिस्टम चेतावनी पॉपअप हुई। अंदरूनी ताकतों की वजह से सबस्पेस को बंद नहीं किया जा सकता और उसे खुला रखना होगा। ये कैसे मुमकिन है? मुझे ये मत बताओ कि वो मॉन्स्टर है। इस पल दरार से ड्रैगन का विशाल सिर निकला, फिर उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बाहर निकल आया। सबने अपने सामने मौजूद विशाल जानवर को डर से देखा। सब लोग जल्दी से भागो, ये ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। मॉल ने तुरंत इस विशाल जानवर को पहचान लिया। ये एक ड्रैगन है। 15 साल पहले सिर्फ एक ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। ड्रैगन पूरी तरह से बाहर उड़ चुका था, सीधे एंट्रेंस पर मौजूद सोनो को उड़ाते हुए। धत, इसे रोकना होगा। CTRL जोड़ 5 वर्ल्ड ट्री की शाखाओं का इस्तेमाल करो। अगले ही पल कई शाखाएं ड्रैगन की तरफ मुड़ी और उसे जल्दी से पूरी तरह से लपेट लिया। सफलता। जैसे ही सबको लगा कि खतरा टल गया है, ड्रैगन दहाड़ा और बंधन से आजाद हो गया। उसका मुंह लगातार लपटें उगल रहा था। धत, ये आग उगलने वाला है। सब लोग भागो। इस पल हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फुआ ने अपनी बड़ी शील्ड उठाई और कहा, बहुत देर हो चुकी है, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। मास्टर शिरोसाकी ने भी तुरंत बचे हुए लोगों को अपनी तरफ आने का निर्देश दिया। अगले ही पल ड्रैगन ने विशाल लपटें उगलीं, जिससे उसके सामने सब कुछ आग का समंदर बन गया। किस्मत से इस भयानक हमले में एक भी जान नहीं गई। ड्रैगन के स्किल्स अविश्वसनीय रूप से सख्त हैं। साधारण फिजिकल अटैक्स और मैजिक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरे पास एक तरीका है। ड्रैगन को खत्म करने के लिए माइकल CTRL जोड़ C का इस्तेमाल करो। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका टारगेट लुकास है। इस पल युद्ध के मैदान के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आया। क्या हमें अभी एक्शन लेना चाहिए? अभी नहीं। डायमेंशनल फ्रैगमेंट रेसोनेंस के मजबूत होने तक इंतजार करो। ठीक बड़ी लड़ाई से पहले मिसाइल और माइकल आखिरी तैयारी कर रहे थे। मैं ये मामला तुम पर छोड़ता हूं। डायमेंशनल डोर तुम ही खोलोगे। हंटर शॉन ने डोर को फिर से खुलने से रोकने के लिए इंतजाम कर लिए होंगे। ये भी ले लो। ये हमारे एल्फ कबीले की पीढ़ियों से चला आ रहा गार्जियन स्टोन है।
अगर मुझे मार दिया गया तो ये एक शानदार रोशनी छोड़ेगा जो तुम्हें मेरे असली कातिल को ढूंढने में गाइड करेगी। वही तुम्हारे लिए एक्शन लेने का सबसे अच्छा समय होगा। याददाश्त से हकीकत में लौटते हुए माइकल के हाथ में गार्जियन स्टोन पहले ही लाल चमक रहा था। लाल बीम सीधे नीचे गिरी और नीचे मौजूद इंसान हंटर नैनास थी। इस पल ड्रैगन अभी भी शहर को लगातार तबाह कर रहा था। ज्यादातर हंटर सिर्फ बच पा रहे थे। इस समय मास्टर शिरवाकी ने अपनी छड़ी उठाई और अपनी सबसे मजबूत स्किल ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। हालांकि ड्रैगन के खिलाफ डार्क मैजिक भी लगभग बेकार था। सबसे असरदार तरीका फिजिकल अटैक्स होना चाहिए, पर यह आदमी बहुत बड़ा है। अगर साधारण हंटर्स इसे मारना चाहें तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। धत, अगर मास्टर ताकुची सुयोशी यहां होते तो शायद कोई तरीका होता। ऐसे समय में वो कहां चले गए? एक कोने में, युद्ध के मैदान के एक कोने में दो हंटर्स ने लगातार हिलती हुई अजीब कीचड़ देखी। अगले ही पल कीचड़ का टेम्परेचर बढ़ता गया। एक धमाके के साथ कीचड़ से एक पत्थर का आदमी बाहर निकला। ये असल में मास्टर ताकुची सुयोशी थे। वो ड्रैगन की लपटों की वजह से ऐसे बन गए थे। जब उन्होंने ड्रैगन की तरफ देखा तो वो चिल्लाए, धत, ये चीज बहुत बड़ी है। इस पल उनके बगल में जमीन पर दूसरी तरफ छोटे पत्थर के गार्गोयल्स लगातार बाहर निकल रहे थे। मैंने भी ड्रैगन को बांधने के लिए वर्ल्ड ट्री की शाखाओं का इस्तेमाल करने की फिर से कोशिश की, पर फिर भी नाकाम रहा। इस समय लुकास ने सलाह दी कि हम इसे वापस सबस्पेस में डाल सकते हैं। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं सबस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हम होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुमने सबस्पेस में रहते हुए पहले ही होली स्वॉर्ड की कॉपी कर ली थी। होली लाइट की पावर का इस्तेमाल करके एक साथ हजारों बार होली स्वॉर्ड की कॉपी करो। मुझे लगता है कि यह मुमकिन है, पर दिक्कत यह है कि इसे सबस्पेस में कैसे धकेलें। इस पल मास्टर ताकुची सुयोशी पीछे से आए। बच्चे, मुझे तुम्हारे पत्थर के गार्गोयल सुधार चाहिए। सोनो हैरान था। वो नहीं जानता था कि दूसरा आदमी क्या करना चाहता था। मैं उस बड़े आदमी को सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने सोनो के साथ एक समझौता किया। सोनो सबस्पेस का दरवाजा खोलने के लिए जिम्मेदार था। मास्टर ताकुची सुयोशी ड्रैगन को अंदर धकेलने के लिए जिम्मेदार थे। CTRLP5 मूविंग स्टोन गार्गोयल कोर को पेस्ट कर रहा हूं। अनगिनत कोर की कॉपी की गई। जैसे ही वो जमीन से टकराए वो छोटे पत्थर के गार्गोयल्स में बदल गए। मास्टर ताकुची सुयोशी तुरंत आगे बढ़े और जमीन पर वार किया। अगले ही पल सभी छोटे पत्थर के गार्गोयल्स हवा में उड़ गए, फिर लगातार जुड़कर और बदलकर आखिरकार एक विशाल बांह बन गए। ताकुची ने तुरंत विशाल हाथ को ड्रैगन की तरफ तोड़ने के लिए कंट्रोल किया। एक पंच ने उसे उड़ा दिया। इतना अच्छा असर होने की उम्मीद नहीं थी। पत्थर के गार्गोयल्स उसके आर्मर के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, पर ड्रैगन तुरंत फिर से खड़ा हो गया। लगता है कि एक बार काफी नहीं है। जैसे ही ताकुची सुयोशी ने फिर से कोशिश करना चाहा, मैंने पहले एक्शन लिया। सभी पत्थर के गार्गोयल्स को बाहर निकलने का आदेश दिया, जो सीधे ड्रैगन के मुंह में घुस गए। वो उसके काटने से कुचल गए। हालांकि सोनो का मकसद ये नहीं था। ड्रैगन के मुंह में बचे हुए पत्थर के गार्गोयल्स खुद को तबाह करने की तैयारी कर रहे थे। अगले ही पल एक बहुत बड़े विस्फोट की आवाज आई। ड्रैगन इस हमले से बेहोश हो गया, सीधे जमीन पर गिर गया। ये देखकर सब लोग खुश हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने ड्रैगन को सफलतापूर्वक हरा दिया है। सोनो के पास समझाने का समय नहीं था। वो तुरंत ड्रैगन की तरफ भागा। इसके जागने से पहले इसे सबस्पेस में डालना होगा। CTRL-5 डार्क सबस्पेस खोल रहा हूं। ड्रैगन के पीछे तुरंत एक स्थानिक दरार दिखाई दी। मास्टर ताकुची सुयोशी, क्या आप ये फिर से कर सकते हैं? तुम्हारे सभी पत्थर के गार्गोयल्स खुद को तबाह कर चुके हैं, इसलिए मैं पहले की तरह ये नहीं कर सकता। यह अजीब था। अगर मैं बिल्कुल नए पत्थर के गार्गोयल्स की कॉपी करूं तो उनका लेवल बहुत कम होगा। इस समय हंटर नैनास ने सलाह देने के लिए आगे बढ़ी। हम हेलफायर की शॉक वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी करनी होगी। अगर ये जाग गया तो ये खतरनाक होगा। हालांकि इस पल ड्रैगन पहले ही जाग चुका था। मॉल ने तुरंत सबको भागने की चेतावनी दी। ड्रैगन ने आग उगलने के लिए अपना मुंह फिर से खोला। हंटर नैनास तुरंत ड्रैगन की तरफ दौड़ी। अगर हम इसे आग उगलने देंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जैसे ही ड्रैगन आग उगलने वाला था, नैनास ने पूरी ताकत से हेलफायर को घुमाया। हेलफायर सीधे लपटों की तरफ बढ़ा, पर आग ने उसे तुरंत निगल लिया। अगले ही पल पूरा ब्लॉक झुलसाने वाली लपटों से भर गया। ये देखकर सोनो ने तुरंत शैडो मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया। नैनास के बगल में टेलीपोर्ट हुआ, उन दोनों को स्पाइडर सिल्क में लपेटा, फिर सिल्क बॉल को बाहर शूट करने के लिए कंट्रोल किया, जिससे वो सफलतापूर्वक लपटों से अप्रभावित जगह पर पहुंच गए। नैनास, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, पर मेरी विच ब्लेड। जैसे ही उसने बात खत्म की, विच ब्लेड पास में दिखाई दी। मैं उसे अभी अपने साथ लाया था। CTRL-C। तुमने विच ब्लेड को छू लिया है। सिस्टम इसे अपने आप कॉपी कर लेगा। होली स्वॉर्ड के साथ इसकी विरोधाभासी प्रॉपर्टीज की वजह से विच ब्लेड को सबस्पेस में कॉपी किया जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि स्पाइडर सिल्क के जरिए छुई गई चीजें भी कॉपी की जा सकती हैं। नैनास ने ड्रैगन की तरफ मुड़कर कहा, इस बड़े आदमी की लपटें बहुत खौफनाक हैं। हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? तभी एक आवाज आई। यही मौका है। CTRL+T टारगेट ऑब्जेक्ट को काट रहा हूं।
अगले ही पल आसमान से एक पीली रोशनी नीचे आई जिसने ड्रैगन को ढक लिया। सोनो और नैनास भी उस रोशनी के दायरे में थे। सोनो ने आसमान की तरफ हैरान होकर देखा। उसे एक बुरा एहसास हुआ। CTRL जोड़ F ने पता लगाया कि कोई CTRL जोड़ का इस्तेमाल कर रहा है। अरे नहीं, ये माइकल है। लुकास ने तुरंत पीली रोशनी में मौजूद सोनो को चिल्लाकर कहा, खतरा, तुरंत वहां से बाहर निकलो। सोनो ने रिएक्शन दिया और तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट की। CTLS5 जाइंट किंग स्पाइडर के सिल्क का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगले ही पल काली गैस तेजी से चारों तरफ फैलने लगी जब तक कि वो पूरी तरह से अंधेरे में नहीं बदल गई, जिससे एक धमाकेदार आवाज आई। ड्रैगन और उसके नीचे की जमीन दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये क्या हुआ? यहां अचानक इतना बड़ा गड्ढा क्यों है और ड्रैगन कहां चला गया? ये कौन था? इस पल प्रेसिडेंट फुआ ने दूसरी तरफ हैरान होकर देखा। नैनास बहुत दर्द में खून थूक रही थी। नैनास का हाथ गायब हो गया था, खून से उसका पूरा कोट लाल हो गया था। ये देखकर सब लोग तुरंत बहुत परेशान हो गए। शिनोदा साटोरू रोया और सेनो से पूछा, मेरी बहन ऐसे क्यों हो गई? अरीत सारा उसे पक्का ठीक कर सकती है ना? चिंता मत करो, मैं उसे तुरंत अरीत सारा के पास ले जाता हूं। ये कहते हुए उसने सबस्पेस खोला, फिर नैनास को उठा लिया। सोनो सेनपाई, कृपया मेरी बहन को पक्का ठीक कर दीजिएगा, ये मुझ पर छोड़ दो। सोनो के जाने के तुरंत बाद सबके ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जिसके फ्यूजलेज पर राइजिंग स्टार गिल्ड का लोगो था। अगले ही पल माइकल और उसके अधीनस्थ जमीन पर आए। माफ करना, अभी अभी का हमला थोड़ा ज्यादा था। ताकुची गुस्से में आगे बढ़े, उसका सामना करना चाहते थे। तुम्हारे अभी अभी के हमले की वजह से हमारे हंटर ने अपना एक हाथ खो दिया। वो ड्रैगन एक ऐसी चीज थी जो एक देश को तबाह कर सकती थी, तो मैंने थोड़ी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक हाथ खोना पहले से ही बहुत फायदे का सौदा है। दूसरे की अपमानजनक बातें सुनकर मास्टर ताकुची त्सुयोशी तुरंत गुस्से में आ गए। जैसे ही दोनों पक्ष लड़ने वाले थे, प्रेसिडेंट फुआ समय पर उनके बीच में आ गए। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मैं आइलैंड नेशन हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। चाहे कुछ भी हो, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इस समय लुकास भी आगे आए और सीधे माइकल का भेस उजागर कर दिया। इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड यही है। ये सुनकर दोनों आदमी हैरान रह गए। ये देखकर माइकल ने नाटक करना बंद कर दिया और मुस्कुराया। ठीक कहा, ये सब मेरी चाल थी। दुर्भाग्य से तुम सब हमेशा के लिए यहीं रहोगे। ये कहते हुए उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया। CTRL+A, हटाए जाने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को चुन रहा हूं। तो नैनास को लेकर सबस्पेस में लगातार दौड़ता रहा, जल्दी से अस्पताल के स्पेस तक पहुंचा। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, सबस्पेस के साथ मैं दूषित पेड़ों के बैरियर के अंदर आसानी से घूम सकता हूं। अस्पताल के कमरे में अचानक एक स्थानिक दरार दिखाई दी। सोनो नैनास को लेकर बाहर आया। सारा ने नैनास के हाथ को देखने में जल्दी से मदद की। अरीत सारा अभी भी अपने सामने के सीन से हैरान थी। सोनो ने पहले ही अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी थी। CTL जोड़ 5 अरीता सारा के लिए इन्फिनिट मैजिक पावर पेस्ट कर रहा हूं। जब तक उसके पास पर्याप्त मैजिक पावर थी, वो नैनास का हाथ ठीक कर सकती थी। CTL+ टारगेट के हाथ को फिर से लगा रहा हूं, जो एक आसानी से इलाज होने वाली चोट मानी गई थी। उसमें अचानक एक एरर मैसेज दिखाई दिया। CTRL+ द्वारा काटे गए ऑब्जेक्ट्स को वापस नहीं लाया जा सकता। अरीता सारा ने ऐसी सिचुएशन का सामना पहले कभी नहीं किया था और वो घबरा गई। मुझे लगता है कि मैं इसे वापस नहीं ला पाऊंगी। सिस्टम डिस्प्ले, ये चोट दूसरे श्राप की वजह से हुई थी और इसे CTRL+Z के जरिए वापस नहीं लाया जा सकता। धत, अगर ऐसा है तो अगर मैं कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? ये सोचते हुए उसने कटी हुई विच ब्लेड की कॉपी की। CTRL जोड़ 5 विच ब्लेड पेस्ट कर रहा हूं। सोनो को लगा कि वो कामयाब हो गया है, मगर वो CTL+ से कट किए गए ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में जो विचेस ब्लेड थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। ये भी काम नहीं किया। सोनो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लगातार 3 विचेस ब्लेड्स को कॉपी किया, लेकिन फिर भी फेलियर नोटिफिकेशंस आते रहे। जमीन पर रखी कॉपीज तुरंत गायब हो गईं। लानत है, मैं ये नहीं मानता। उसने CTL+5 इन्फिनिट कॉपिंग का इस्तेमाल किया। गिनती के बाहर विचेस ब्लेड्स कॉपी हुईं और तुरंत गायब हो गईं। फिर वो दोबारा कॉपी होती और फिर गायब हो जाती। यही प्रोसेस बार बार दोहराया गया। कमरे में बाकी सब लोग इतने सारे एरर पॉपअप्स देखकर हैरान थे। आखिर में एक विचेस ब्लेड दिखाई दी जो गायब नहीं हुई। अननोन एरर अकर्ड, कैन नाउ कॉपी एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट्स कट बाय CT लेंथ। लगता है ये सच में काम कर गया। फिर वो अरीता सारा की तरफ मुड़ा और बोला, चलो फिर से कोशिश करते हैं। इस वक्त बैटलफील्ड में सभी हंटर्स के सिर के ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल टारगेट बना हुआ था। ये माइकल की कंट्रोल+सेलेक्ट ऑल स्किल थी। कई सारी काली बिजली की धारें उसे लगीं। राइजिंग स्टार गिल्ड के सदस्यों पर वो भयानक ताकत लगातार हमला कर रही थी। CTRL+ स्वॉपिंग पोजीशंस विद द टारगेट। बैटलफील्ड में मौजूद माइकल अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और एक्सप्लोजन की रेंज से बाहर निकल गया। लगता है तुम डॉज करने में अच्छे हो, पर मैं एरिया मैजिक में सबसे अच्छा हूं। ये कहकर उसने बड़े पैमाने पर कवरेज अटैक की तैयारी की। मगर तभी माइकल मुस्कुराया। ब्लैक लाइटनिंग वाकई में एक मुश्किल स्किल है। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। मैं पहले तुमसे निपटूंगा।
अगले ही सेकंड कई छोटी काली स्फेयर्स ने शिरोआकी पर हमला किया। उन काली स्फेयर्स से घिरे होने की वजह से शिरोआकी के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। जिस भी हिस्से को वो छूती वो तुरंत कटकर जमीन पर गिर जाता। अरे कमीने बास्टर्ड! ताकुची सुही गुस्से में माइकल की तरफ भागा। एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। अनगिनत टुकड़े बिखर गए। आइलैंड नेशन के नंबर 1 गिल्ड का प्रेसिडेंट बस इतना ही है। माइकल के सामने एक सेमी ट्रांसपेरेंट बैरियर बन गया था। ताकुची सुयोशी का हाथ बैरियर को छूते ही खत्म हो गया। ये किस तरह की स्किल है? ताकुची सुयोशी का अटैक भी काम नहीं कर रहा। इतना भी हैरान मत हो। ये कहने के बाद माइकल ने अपनी स्किल फिर से एक्टिवेट की। CTRL प्लस कटिंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट। एक बड़ा ब्लैक स्फेयर तुरंत बना। धुआं छटने के बाद बस एक बड़ा क्रेटर रह गया। क्रेटर के किनारे पर एक बड़ी शील्ड के पीछे 2 लोग खड़े थे। बुजुर्ग, अपने काम से मतलब रखो। ये कोई आम स्किल नहीं है। मैं इसे मुश्किल से रोक पाया। मेरी शील्ड में भी क्रैक्स आ गए हैं। ये सुनकर ताकुची सुयोशी चौंक गया। क्या ये शील्ड किसी भी हथियार या स्किल से खत्म नहीं हो सकती? ये लेजेंडरी जायंट की हड्डियों से बनी है। वर्दी ऑफ द लेजेंडरी जायंट शील्ड, मेरी कर्स स्किल को झेलने के लायक। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम यहीं रुक जाओ। एक बार इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में पता चला तो तुम और तुम्हारी गिल्ड दोनों खत्म हो जाओगे। क्या होगा अगर कोई सबूत या विटनेस ही न बचे? ये कहते हुए उसने फिर से कटिंग स्किल एक्टिवेट की। CTRL प्लस 10 कटिंग सिलेक्टेड टारगेट्स। कई सारी काली स्फेयर्स जायंट शील्ड से टकराईं। उनकी भयानक ताकत शील्ड की सतह पर तुरंत फट गई। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। माइकल के लगातार हमले की वजह से प्रेसिडेंट फुआ और ताकुची सुयोशी मुश्किल से रेजिस्ट कर पा रहे थे। अगले ही सेकंड शील्ड का फैंटम पूरी तरह से टूट गया। भयानक काली स्फेयर्स सीधे शील्ड के मेन बॉडी पर जा लगी। मैसिव इंपैक्ट की वजह से ताकुची योशी ने तेजी से प्रेसिडेंट फुआ का कॉलर पकड़ लिया। प्रेसिडेंट फुआ मुश्किल से बचा, लेकिन उसकी शील्ड पूरी तरह से फट चुकी थी। ताकुची योशी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसका आधा बॉडी कट गया था। दुनिया के 5वें रैंक्ड हंटर का ऐसा अंत वाकई में दुखद है। क्या तुम्हें लगता है तुम पहले ही जीत चुके हो? ताकुची योशी ने कहा और बिजली उसके बॉडी के चारों तरफ फैल गई। असल में अगर मेरा बॉडी टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी ये स्टोन आर्मर खराब नहीं होगा। उसका जो हाथ गायब था वो धीरे धीरे फिर से बन रहा था और आखिर में पूरी तरह से बन गया। एक विशाल स्टोन पर्सन के रूप में उसने गुस्से में माइकल पर मुक्का चलाया, लेकिन जैसे ही उसका मुक्का माइकल को लगने वाला था वो टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो गया। अगले ही सेकंड वो ताकुची योशी के पीछे आ गया। सीरोप्लास्टन टू कट द टारगेट को एक्टिवेट करके उसने तुरंत स्टोन आर्मर का हाथ काट दिया, लेकिन जब तक आसपास पत्थर थे स्टोन आर्मर खुद को तुरंत ठीक कर सकता था। उसने फौरन अपना हाथ उठाया और माइकल पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिर से काट दिया गया। लानत है, ये फिर से नाकाम रहा। एक ऐसा स्टोन पर्सन जो कभी मरता नहीं, वर्ल्ड के 5वें रैंक्ड हंटर के लायक। अरे कमीने, चुप करो, ये कहकर उसने फिर से मुक्का चलाया, लेकिन वो जैसे भी हमला करता माइकल टेलीपोर्टेशन के जरिए बच जाता। शायद तुम भूल गए हो, मेरी वर्ल्ड रैंकिंग दूसरी है। ये कहने के बाद उसने स्टोन आर्मर का हाथ काट दिया। तुम्हारे अटैक्स पूरी तरह से बेकार हैं। उसका टूटा हुआ हाथ फिर से बन गया, लेकिन माइकल के हमले रुके नहीं। उसने स्टोन आर्मर के पूरे बॉडी पर डार्क स्फेयर कट्स की बारिश कर दी। ये बेकार है, तुम चाहे कितनी भी बार कोशिश कर लो। इस तरह कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था, लेकिन ताकुची ही को धीरे धीरे कुछ अजीब लगा। आसपास के जो पत्थर इस्तेमाल हो सकते थे वो कम हो रहे थे। आखिरकार तुम समझ गए, तुम पहले ही बहुत छोटे हो गए हो। शायद इतने बड़े रूप को बनाए रखने के लिए अब तुम्हारे पास ज्यादा पत्थर नहीं बचे हैं। मैंने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पत्थरों को हटा दिया है। मैं तुम्हारे वजूद को पूरी तरह से मिटा दूंगा। इस वक्त ताकुचोशी पूरी तरह से घबरा गया था। ढेर सारे पत्थर के टुकड़ों के साथ स्टोन आर्मर में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज थीं। यही वजह थी कि वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन अब जिन पत्थरों पर उसका जीवन टिका हुआ था उन्हें ये इंसान खत्म कर रहा था। इस बात को मानना उसके लिए मुश्किल था। माइकल ने अपनी हथेली उठाई। अगले ही सेकंड उसने स्टोन आर्मर के आधे बॉडी को काट दिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, ये कहकर उसने दर्जनों डार्क स्फीयर्स को बुलाया और उन्हें ताकुची पर दाग दिया। धुआं छटने के बाद स्टोन आर्मर धीरे धीरे बिखर गया। अंदर मौजूद ताकुची पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। आसपास के हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर ताकुची ऐसे हार गए। क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है? तभी इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन के रिसर्च डिपार्टमेंट की चीफ एरीज हवा में तैरती हुई आई। उसके सिर के ऊपर एक विशाल आइसबर्ग जमा हो गया था। मैं तुम्हें सजा दूंगी। हा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा हारना भी तय है। मेरी माँ की बेइज्जती मत करो। एरीज ने अपना हाथ हिलाया। विशाल आइसबर्ग नीचे आ गिरा। क्या यही सबसे अच्छा तरीका है जो तुम मुझे हराने के लिए सोच सकती हो? कितना मजाकिया है। ये कहकर उसने अपना हाथ उठाया और दर्जनों छोटे डार्क स्फीयर्स को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही आइसबर्ग टकराया एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। आइसबर्ग 2 हिस्सों में टूट गया और माइकल के दोनों तरफ गिर गया। लेकिन अचानक एक और आइसबर्ग पीछे से हमला कर रहा था। ये देखकर माइकल ने अपनी स्किल को फिर से एक्टिवेट किया, लेकिन आइसबर्ग की गिरने की स्पीड से खत्म होने की स्पीड कम थी। विशाल आइसबर्ग शहर से जा टकराया। चारों तरफ इंपैक्ट के घने धुएं से भर गया।
तभी जब सबको लगा कि वो जीत गए हैं, माइकल आइसबर्ग के नीचे बिना किसी खरोंच के खड़ा था। क्या तुम्हें पता है मेरा विरोध करने के क्या अंजाम होते हैं? अगले ही सेकंड कई डार्क स्फीयर्स ने एरीज को घेर लिया। एरीज ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी, लेकिन अपोनेंट के लगातार हमले के आगे प्रोटेक्टिव शील्ड टूट गई। वो हवा में पीछे की तरफ उड़ गई, लेकिन माइकल ने उसे जाने नहीं दिया और एक जानलेवा हमला करना चाहा। जैसे ही एरीज डार्क स्फीयर से निकलने वाली थी, एक सुनहरी रोशनी चमकी। उसकी आउटर गारमेंट जादुई पैटर्न्स के साथ चमक उठी और उसे मजबूती से बचा लिया। उस जबरदस्त इम्पैक्ट की वजह से एरीज सीधे पास की एक बिल्डिंग से जा टकराई। क्या ये हंटर शॉन का इमॉर्टल कोट है? मैं देखना चाहूंगा कि मेरी स्किल के सामने ये कितनी देर तक टिक पाता है। CTRL+10 कटिंग सिलेक्टेड।